व्हाट इज़ वोटिंग। दरअसल वोटिंग को माना जाता है अ की ऑफ डिस्क्लोजिंग ऑल मिस्ट्रीज, और ये जो है ये करता क्या है, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स है। और ये जो वोटिंग बिहेवियर है ये कैसे किया जाता है, इसमें हमारे पास दो किस्म के इन्फ्लुएंसेस आते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस ऑफ वोटिंग बिहेवियर्स। ये जो है ये स्पेसिफिक होता है टू अ पर्टिकुलर इलेक्शन, और इसका कोई ख़ास किस्म का रिज़ल्ट जो होता है वो अनाउंस नहीं किया जाता। इसमें चीफ शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस ऑन वोटिंग बिहेवियर में से एक पहला पॉइंट जो हमें मिलता है वो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का और इकोनॉमी का आपस में क्या बैलेंस बरकरार है कि नहीं। जिसमें हमारे पास है गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी वर्सेस इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें जो कि टेंशन क्रिएट कर रही होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर। ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से आती हैं, यानी कि इकोनॉमी का सही तरह से है कि नहीं सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग इधर देखते हैं। यानी ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों के कि वो उनको वोट दें कि नहीं दें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है, लेकिन ये पर्सनैलिटी जो होती है, ये पॉपुलर सपोर्ट जो होती है, ये रिप्लेस भी कर सकती है किसी भी पर्सनैलिटी को। फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव ने यूके के अंदर मार्गरेट थैचर को रिप्लेस कर दिया था 1990 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पर्सनैलिटी कोई लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नहीं करती, ये शॉर्ट टर्म होती है। ये एक वक्त में आपको बुलंदियों पे पहुंचा दे तो दूसरी जानब आपको ज़मीन पे ला के पटक दे। तीसरा जो हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस आता है स्टाइल एंड इलेक्टोरल कैंपेन। तो कैंपेन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपका स्टाइल क्या है, आप किस तरह से इलेक्टोरल कैंपेन कर रहे हैं, और दूसरा लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशली जो इलेक्टोरल कैंपेन का जो आप लोग कह लें टर्म होती है, यानी कि आप कितने टर्म तक आप कैंपेन चला रहे हैं, तो उसमें कहा यह जाता है कि वो बड़ा मैटर करता है। यानी कि 3 वीक्स है, साल है, या फिर फ्लेक्सिबल इलेक्टोरल कैंपेन आपने चलाई हुई है, किस किस्म की आपकी इलेक्टोरल कैंपेन है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। चौथे नंबर पे हमारे पास मैस मीडिया का इस्तेमाल आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस के लिए। यानी अगर आपने किसी भी वोटिंग बिहेवियर के लिए अगर किसी आपने इन्फ्लुएंस करना है तो मीडिया जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसेस, तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसेस जो हैं ये इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन डे बाय डे चेंज नहीं होते, इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होते हैं। इसमें भी मैस मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोनी ब्लेयर की लीडरशिप के दौरान यूके लेबर पार्टी ने एक कंसर्टेड अटेम्प्ट्स की थी क्या करने के लिए, मोरडोच प्रेस को हेल्प करने के लिए कि वो पार्टी के पावर को दोबारा पार्टी जो है वो दोबारा पावर जो है वो गेन कर ले 1997 के अंदर। यानी कि ये एक एग्जांपल थी कि इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और प्रेस को यूज़ करते हुए उन्होंने ये अटेम्प्ट की कि किसी तरह से हम दोबारा पार्टी जो पावर है वो दोबारा गेन कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज, यानी कि वोटिंग बिहेवियर के हवाले से हमारे पास 4 किस्म की थ्योरी होती है। पहली हमारे पास पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोलॉजिकल मॉडल, थर्ड है हमारे पास रैशनल चॉइस मॉडल, और फोर्थ वन और लास्ट वन है हमारे पास डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। तो पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोगों की जो है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है पार्टी के साथ, यानी कि वो लोग आइडेंटिफाई भी अपने आप को इसी तरह से करते हैं जैसे कि मेरी पार्टी, या फिर दूसरे लोग उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं देयर पार्टी। तो ये जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है दरअसल उनके बिहेवियर से भी पता लग जा रहा होता है कि वो उस पार्टी के साथ अटैच कितना ज़्यादा अटैच है। दूसरी क्या है इसका जो अगर इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स होते हैं इनके, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो इसके साथ इतने अटैच होते हैं कि वो किसी और पार्टी के बारे में सोचते ही नहीं हैं।
मेंटली वो वहाँ पे अपेयर होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। यानी वो अपने साइकोलॉजी कैसे किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ माइंड्स एंड बिहेवियर। तो उसमें आपके बिहेवियर्स, आपका माइंड, आप दिलो जान से जिस चीज़ को बोलते हैं कि दिलो जान से आप उस पार्टी के साथ अटैच है। तो यहाँ पर जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और ये आइडेंटिफाई भी अपनी पार्टी के साथ किए जाते हैं। और ये कहते हैं, कहा यह जाता है, दिस पार्टीजन अलाइनमेंट क्रिएट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। यानी कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल है, इसके मुताबिक ये जो पार्टीजनशिप होती है ये क्या होती है, क्रिएटिविटी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी क्रिएट करती है। अच्छा, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, यूके के अंदर डिक्लाइन इन कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी फॉलन फ्रॉम 43% इन 1966 टू 16% इन 1997। ये एक अच्छी एग्जांपल है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन आइडेंटिफिकेशन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो लोगों की आइडेंटिफिकेशन वहाँ तक यानी 43% थी, अब वो थोड़ी सी कम तो हो गई थी, लेकिन ये है कि 16% फिर भी बरकरार रही थी कि लोग अगर कंजर्वेटिव पार्टी के हैं तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही पहचाने जाते थे, यानी पता लगता था कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। अगर लेबर पार्टी के हैं तो वो भी पता लगता था कि ये लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशोलॉजिकल मॉडल। तो ये जो है बेस करता है सोशल पोजीशन पे और इकोनॉमी पे, जैसे कि क्लास, जेंडर, रिलीजन, इसके अलावा एथिक्स। इसी तरह से यानी सोशोलॉजिकल मॉडल से मुराद सोसाइटी से होगा, और सोसाइटी में क्या सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है, स्पेशली क्लास सोसाइटी में, वहाँ पर दो चीज़ें ही मैटर करती है, आपकी सोशल पोजीशन क्या है, आप इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो चीज़ कही जाती है कि वोटिंग बिहेवियर के हवाले से हम लोग इस तरह से देखें तो मिडिल क्लास जो है वो स्पेशली मानी जाती है, और ये बात जाहिर भी है कि इलेक्टोरल बेस फॉर राइट विनिंग पार्टी, राइट हैंड विनिंग पार्टी, यानी कि मिडिल क्लास जो होती है वो हमेशा पता लगता है ये, यानी इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी उसी को ही वोट देती है। जो वर्किंग क्लास होती है वो क्या करती है, लेफ्ट विनिंग पार्टी, यानी कि बची हुई पार्टी, ऐसा समझ लें। बची पार्टी से मुराद ये नहीं है कि वो मतलब कि उनकी फेंकी हुई पार्टी है। बात ये है इकोनॉमिकली वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ वर्किंग क्लास नहीं देखती। बस उनको माइंड मैपिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो लगा दें वहीं पे चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक राइटर हैं पीटर पोल्सर, उन्होंने ये कहा था, क्लास इज़ द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पार्टी पॉलिटिक्स, कि ब्रिटिश पार्टी पॉलिटिक्स में क्लास ही बेस है, ऑल एल्स इज़ एम्बेलिशमेंट एंड डिटेल, बाकी सब बेकार है। सिर्फ उनके लिए जो है वो क्लास ही मैटर करती है, बाकी सब जो है वो ऐसा समझ लें एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से मुराद डिटेल है, वरना उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो यानी क्लास की डिटेल है। क्लास जो क्या है, ये क्लास क्या है, बस दो ही क्लासेस हैं, वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास। तो यानी हर बंदे को अपना पैरामीटर पता है कि वो मिडिल क्लास है या वर्किंग क्लास है, या अमीर है या गरीब है। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ब्रिटिश पार्टी पॉलिटिक्स में सारी बस यही चलता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये जो है ना सोशियोलॉजिकल मॉडल जो है ये इंडिविजुअलिज्म को इग्नोर कर देता है, यानी इंडिविजुअल्स की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि पैसे की वैल्यू है और ग्रुप्स की वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल चॉइस मॉडल। रेशनल चॉइस मॉडल जो है ये इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है और सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करता है, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट। अगर कोई बंदा आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा रेशनल चॉइस मॉडल को फॉलो करते हुए कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होंगे, आया कि उसको पैसा मिल रहा है, या फिर वो ये देख रहा है कि जो पार्टी लीडर है वो कितना स्ट्रांग है, वो है इस अहल है कि उसको वोट दिया जाए। ये दो तीन वजूहत हो सकती हैं। इनका डिफरेंस इन व्यू अब आप यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ राइटर्स हैं जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और इसके हक में भी बोलते हैं। जैसे कि वी ओ की, ये एक राइटर का नाम है, सी इज़ वोटिंग एज अ रिट्रोस्पेक्टिव कमेंट ऑन द पार्टी इन पावर एंड हाउ इट्स परफॉर्मेंस हैज़ इन्फ्लुएंस्ड। यानी कि
वो कहता है कि वोटिंग जो है वो बस एक कमेंट होती है पावर पार्टी के ऊपर इन पावर, ठीक है, पावर के अंदर, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसने कितना इन्फ्लुएंस किया है। अब ये इसका व्यू है। जबकि हिमिल हिमिलविट, हेम्फ्रे, जी एगर, ये तीन एक और राइटर्स हैं, ये क्या कहते हैं कि पोर्ट्रे वोटर्स एज active in the sense that they behave like consumers expressing a choice amongst available policy option। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके व्यूज़ के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी वीकनेस क्या है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है, यानी वीकनेस है मतलब यहाँ पर इसकी इस मॉडल के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म की जाती है। तो ये वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स फ्रॉम चॉइस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से एब्स्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, यानी वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म तो है लेकिन सोशलिज्म नहीं है। तो वो कहते हैं कि कल्चरलिज्म और सोशलिज्म अगर हटा दी जाए तो सिर्फ इंडिविजुअल बचते हैं। तो ये जो वो कहते हैं कि ये तो निकाल दी जाती है तो फिर बचते सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। यस, डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। डोमिनेंट बोलते हैं किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना, यानी कि आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल बाय मीडिया भी हो सकता है, ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो ज़्यादातर आजकल जो चल रहा है वो मीडिया के थ्रू ही चल रहा है, यानी आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन की जा रही है और कंट्रोल किया जा रहा है लोगों को। उस मॉडल को हमने नाम दे दिया है डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। इसमें हमारे पास दो ही राइटर हैं, डनलीवे एंड हस्बैंड्स। ये दो राइटर्स हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लास ऑन यूके वोटिंग डिक्लाइंस and party competition and political debates are increasingly influenced by media। तो इनके कहने के मुताबिक जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं या कंपटीशंस हैं वो दरअसल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, यानी कि जो डोमिनेंसी है वो मीडिया के थ्रू ही आ रही है। अब इसका वीक पॉइंट क्या है इस मॉडल का, वो कि ये कहते हैं कि पार्टीज़ जो होती हैं वो इनेबल हो जाती हैं किसी भी अपनी पार्टी के लिए पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए, वो इनेबल कर दी जाती हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।